एआई जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में बिजनेसेस में। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो ह्यूमन बींग्स को 100% रिप्लेस कर देगा, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स, जो वर्कफोर्स एआई के साथ नहीं चलेगी, वो जरूर रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता एआई में, देन आप claimskill.ai पे आप रजिस्टर्ड करके कर सकते हैं। और कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने बिजनेस में इसके अलावा? एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग जो गलतियां कर रहे हैं वहां पे, जो हमने भी करी थी, वी नीड टू। ऐसे कुछ डिसीजंस थे जो आपने लिए और बाद में लगा नहीं अब तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, अब तो इसी राह पे चलना है? अगर हम मेंढक के कुएं में नहीं रहना चाहते तो हमेशा ओपननेस माइंड का होना जरूरी है। उसके लिए आपको छलांग लगा के एक व्यू लेना पड़ेगा, और इसके लिए एक मेंटोर चाहिए, कोच चाहिए। बिजनेस के अंदर कोई आइडिया है जो आपको लगता है कि अबे मेरे को इनोवेट करना चाहिए, नहीं पहले मैं पूरी रिसर्च कर लूं? लोगों को लॉन्च करना चाहिए, फिर उसमें इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। पर लोग उल्टा करते हैं कि लोग पहले इंप्रूव करने पे फोकस करते हैं और फिर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। कुछ गलतियां आपने इस बिजनेस में भी करी होंगी, कुछ पुराने बिजनेस में भी करी होंगी, तो वो गलतियां कौन सी थी? क्योंकि मैं गलत वे से मार्केटिंग कर रहा था, गलत वे से अप्रोच कर रहा था, और वहाँ पे एटीट्यूड नहीं था। और हम जब कहते हैं कि बिजनेस कर रहे हो तो एटीट्यूड के बगैर बिजनेस होगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे फिर से लेके आए हैं एक नई पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे गौतम जैन जी से। नमस्कार गौतम जी। जानेंगे कि उनके बिजनेस फेलियर्स क्या क्या रहे और हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले तो गौतम जी हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आपके जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड। नमस्ते सनी जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट कॉल्ड अनफिल्टर्ड, राइट? सो चीज़ें तो मेरे लाइफ में हमेशा अनफिल्टर्ड ही रही है। इट्स ट्रांसपेरेंट बुक एक्चुअली, बिकॉज when I was just 16, I have started my career in marketing from Mumbai. So born and brought up Mumbai का है. Right now I'm having multiple AI companies, software companies. I'm 37 and लगते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, हाँ जी। या 90s के किड ने वो स्ट्रगल देखा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। जो आज की जेन जी थोड़ा सा फास्ट एंड पेशेंस लेस सब कुछ मिल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम उनके लाइक जो आज के पेरेंट्स हैं वो सब कुछ कंफर्टनेस देना चाहते हैं अपने बच्चों को। पहले ऐसा नहीं था। सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट माय सेल्फ। मैं तो ये कहूँगा गौतम जी कि हम लोग ना बहुत लकी हैं। क्योंकि हमें तो जेन जी तो नहीं बोलेंगे, हम जेन एक्स जनरेशन से हैं, जो मिलेनियल्स के बाद आए थे। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि हमने जो है ना वो समय भी देखा है जिसके अंदर घर में जो है एक लैंडलाइन लगती थी तो पूरे पड़ोस में जो है प्रसाद बंटता था, और वो भी देख रहे हैं हमने। मोबाइल एज कैसे ट्रांसफॉर्म हुई वो भी देखी, टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हुई वो भी देखी। तो वी हैव बीन थ्रू एवरीथिंग, जो कि शायद हमारे पेरेंट्स ने भी वो वाली एज नहीं देखी होगी, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी शायद वो फील ना कर पाए। So we have been through the most transformational age, right? So Absolutely. We understand the struggles of our parents also, yeah. And we understand the luxury also that, you know, is with the current kids, right? So थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताएंगे अपने, AI का जो आप बिजनेस करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, so how you are helping people in transforming their businesses, that's what I would say, because AI जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में बिजनेसेस में। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो ह्यूमन बींग्स को 100% रिप्लेस कर देगा, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स, जो वर्कफोर्स एआई के साथ नहीं चलेगी, वो जरूर रिप्लेस हो जाएंगे, राइट? जी जी, हाँ, एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ। सो वी आर हैविंग मल्टीपल कंपनीज कॉल्ड लाइक Umira.ai, one of them, AppDaddy.ai, Claimskill.ai, and Optim.ai. So Umira.ai is for AI marketing ecosystem platform, the powerhouse of all AI application, around 40 plus AI application in one single platform. So you are basically an aggregator for all AIs, कि मतलब बंदा एक ही जगह जाके सारे? Yeah, only one. हमारा सिस्टम है, अच्छा, एक ही यूजर नेम पासवर्ड, एंड यू हैव ऑल द इकोसिस्टम फॉर योर मार्केटिंग
for AI marketing for your business. You can scale your business to 5x, 10x by building the AI funnels and automation, and you can like आप लोगों से लेके लॉन्च तक सब कुछ उस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. Yeah, in one day only. So, अच्छा. Such a fast system. The pure AI, you can say. अच्छा. The difference between pure AI and the normal AI is like normal AI में you know the prompting. But pure AI means वो function oriented है, फंक्शन से चलता है. आपको प्रॉम्प्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको अच्छा. प्रॉम्प्ट सीखने की जरूरत नहीं है. अच्छा. टॉगल्स है सिर्फ. ओह माय गॉड, ये चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि अपने बिजनेस को जब हम एआई बेस्ड ग्रेजुअली कर रहे थे, सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट जानने ही बहुत ज़रूरी होते थे, तो अब प्रॉम्प्ट की भी ज़रूरत नहीं है. या ओह माय गॉड, तो मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो सुपर इंटेलिजेंस हो गई, राइट? नहीं, सुपर इंटेलिजेंस तो बहुत ही बड़ी चीज है, बट हाँ थोड़ा सा एडवांस कह सकते हैं, राइट? बिकॉज सुपर इंटेलिजेंस तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास करेगा. राइट 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 राइट. और जो बाकी जो आपकी कंपनीज हैं, हाँ, appdaddy.ai में you can develop any damn kind of app. अच्छा. Without coding. जस्ट लाइक इमर्जेंट और रेपलेट, मतलब Yeah, इस टाइप का, like या उससे मच बेटर ऑफ? much better, you can say. अच्छा. Lovable से better. तो क्या यूएसपीज हैं हमारी उस ऐप की, जो कि In that system you can create crypto blockchain level का app. अच्छा, जो कि जनरली हम नहीं कर पाते हैं बाकी वो. Right now not possible in other system. हाँ. But वो develop हो जाएगा, that's not the point. But appdaddy.ai जो कोडर्स है, डेवलपर्स है, जो ऐप बना के सेल कर रहे हैं या उनका बिजनेस है, राइट, उनके लिए वो सिस्टम फिट बैठता है. अच्छा. और हम जैसे लोग जिनको कोडिंग वोडिंग नहीं आती, हम भी कुछ कर सकते हैं अपने बिजनेस को? या बिल्कुल. पर उसके लिए हमारा एआई स्पेशलिस्ट का प्रोग्राम भी चलता है, बिकॉज वी आर बिल्डिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट इथिकल एआई कम्युनिटी. अच्छा. या सो उसमें हम 28 डेज का हमारा प्रोग्राम है, जो एआई स्पेशलिस्ट का प्रोग्राम है. अगर आपको कुछ नहीं आता एआई में, देन आप claimskill.ai पे आप रजिस्टर्ड करके कर सकते हैं. या अच्छा. और वो एब्सोल्युटली एक हिसाब से वो फ्री ही है, बिकॉज अगर एक ऐसे एआई एंटरप्रेन्योर के साथ आपको बैठ के सीखने का मौका मिले, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, जो एआई फाउंडर्स हैं, अच्छा, तो हम एक चाय तो स्पॉन्सर कर ही सकते हैं उनको डेली. राइट. तो 28 दिन की चाय स्पॉन्सर करके आप एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं. अच्छा अच्छा. तो मतलब चाय, उसके अंदर जो 30 रुपए की चाय आती है, वो डेली पे करो और सीखो एआई. हाँ, बस. बहुत बढ़िया. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ओके ओके, बहुत बढ़िया. और जो आपने चौथी कंपनी बताई थी, तो skill.ai के अलावा Optim.ai करके है. हाँ जी. जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे काम करती है, लाइक AE ऑप्टिमाइजेशन, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या AI इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अच्छा, वो क्या होता है? आपने SEO सुना होगा. हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. वो अब पुराना हो गया. अच्छा, पुराना हो गया वो. या हम तो अभी तक SEO पे पड़े हुए हैं. अच्छा. न्यू थिंग इज AEO. अच्छा. या बिकॉज राइट नाउ लोग है ना सर्च नहीं कर रहे, लोग आंसर ढूंढ रहे, रिसर्च कर रहे हैं, राइट? आज LLM पे ज़्यादा टाइम बिता रहे लोग, तो आपकी लिस्टिंग AEO ऑप्टिमाइज करके LLM पे ली जा सकती है. अच्छा. आ सकती है, वहाँ से लीड जनरेट हो सकती है. जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि OpenAI ChatGPT ने एड शुरू कर दी है अपने प्लेटफॉर्म पे. हाँ जी. जैसे मेटा की एड्स है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये AEO ऑप्टिमाइजेशन की तरफ पूरा का पूरा डायरेक्शन लेके जा रहा है. तो अच्छा. Optim.ai एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा जो एडिटर है वेबसाइट बनाने का, फनल बनाने का, उसमें AEO ऑप्टिमाइजेशन का पूरा बैक एंड रेडी है. यू जस्ट नीड टू पुट द लाइक जस्ट स्कीमा मार्कअप एंड LLM.txt, जो कि AI जनरेटेड होता है, उसके भी ऐप रेडी है. थोड़ा सा सरल भाषा में मतलब समझा दीजिए. सिंपल ये है कि हाँ, आप टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हैं, तब भी आप अपने वेबसाइट को AEO ऑप्टिमाइज करके लीड जनरेट कर सकते हैं विदाउट पेड एड्स. अच्छा. यस. बहुत बढ़िया. तो आज से पहले छोटे बिजनेसेस तो यही सोचते थे कि भाई देखो, डिजिटल मार्केटिंग तो हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम तो लोकल ही हैं, क्योंकि हमारे पास तो बजट ही नहीं होता, एड वन में पैसा बहुत स्पेंड होता है, ये सारी चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें आप एलिमिनेट कर देंगे. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे जो ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, वो आपके शायद रेडी कस्टमर्स जरूर बन जाएंगे. तो अब देखिए क्या है गौतम जी, कि ये तो रही आपकी बिजनेस के बाद, लेकिन जो हमारे पॉडकास्ट की जैसे कि थीम है, हम लोग बेसिकली क्या है, हमारे बिजनेस में जो हमारे फेलियर्स रहे, ठीक है, वो उससे लोगों को क्या सीखने को मिलता है. बिकॉज दिस इज इन कंपैरिजन टू अदर पॉडकास्ट दैट वी डू, जिसके अंदर हम खाली अपनी सक्सेस के बारे में बात करते हैं. क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग आपकी, जब आप सक्सेसफुल हो ना, आपके पीछे
पढ़ के उन्हें लगता है कि हम भी साथ में हो जाएंगे सक्सेसफुल, लेकिन पीछे की जो जर्नी रहती है ना, जो हमारी स्ट्रगल्स रहती है, उसको कोई नहीं देखता। सब वो जो गुडी गुडी पिक्चर जो बाद में निकल के आती है वो देखते हैं। आज यू माइट बी डूइंग वेरी गुड इन बिजनेस, लेकिन उसके पीछे पे तो बहुत सारे पापड़ बेले हैं आपने। तो हम वो जितने पापड़ बेले हम उसके बारे में आज बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, जब आपने बिजनेस का स्टार्ट करा अपने AI बेस्ड बिजनेस का, तो उस समय कुछ चीजें जो आपको इनिशियली आपको ऐसा लगा कि मेरे को सक्सेस के नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी, आपने अपनी गट फीलिंग की वजह से बहुत चीजों को नजरअंदाज किया, जो कि बाद में आपको लगा कि मतलब शायद मैं वो वाली गलतियां ना करता तो मे बी जो मेरा जो गेस्टेशन पीरियड था जो बिजनेस को आगे बढ़ाने का, वो शायद थोड़ा कम हो जाता, या मेरे आपको कुछ लॉसेज हुएंगे वो शायद नहीं होते। तो सबसे पहले तो वो बताइए हमारे दर्शकों को। इसका आंसर स्ट्रेंज है, पर क्योंकि AI 4 साल का बेबी ही है और AI मुझे शुरू करके 2.5 साल के आसपास हुआ है। अच्छा। तो अगर AI बिजनेस की बात करें तो इसमें अच्छी बात यह है, पॉजिटिव बात यह है कि हम पहले दिन से ही प्रॉफिट में रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम यहां आता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं, जो मेरे साथ हुआ, तो परफेक्शन सिंड्रोम के चक्कर में हम आ जाते हैं, जो कि हमें लगता है कि मैं थोड़ा सा परफेक्ट करके लॉन्च करूंगा, मेरा अभी तक सिस्टम रेडी नहीं है, मैं रेडी कर रहा हूं, या मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और कंपटीशन के हिसाब से मैं चेक करता हूं और फिर मैं शुरू ही नहीं करता। ये एक प्रकार की बीमारी है। परफेक्शन सिंड्रोम फिर प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देता है, राइट। और हम चीज़ों को डिले करते लगते हैं और हम लेट गो करना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा कह लीजिए कि प्रोक्रास्टिनेशन को अगर आप ब्लेजर पहना दे तो वो परफेक्शन सिंड्रोम बन जाता है। राइट। बिल्कुल। सो ये मेरे साथ था AI की जर्नी शुरू करने के पहले, उस टाइम पे। तो जब हम देखते हैं कोई भी बिजनेस जिसने भी शुरू किया, उसने परफेक्ट कभी शुरू नहीं किया। ChatGPT जो लॉन्च हुआ और आज जो है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। वो कैसा लॉन्च हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था, पर हमें नहीं समझ में आ रहा था कि उसके पास वो परफेक्ट नहीं है। आज भी परफेक्ट नहीं है। तो AI एक जर्नी है और हर एक बिजनेस एक जर्नी होती है। जितना जल्दी हम उस जर्नी को शुरू करेंगे, बस बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन करके आपको लॉन्च कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर मैं 1 साल पहले और जल्दी लॉन्च करता तो शायद मेरा जो बिजनेस है वो 10x और बढ़िया होता। बिल्कुल। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए, मैंने एक बहुत फेमस ऑथर की रिसेंटली बुक पढ़ी, मनी लव स्पीड, एंड उसमें एक कोट में और ऐड ऑन कर दूंगा, एंड वेल्थ लव्स टाइम, राइट। सो मनी लव स्पीड का तात्पर्य ये है कि हम बहुत बार ये जो परफेक्शन सिंड्रोम है ना, उसी पे ही था ये, कि बहुत सारे लोग जो है ना, देखो इंडिया में देखो जी 125-150 करोड़ लोग हैं, रोज के 10 आइडिया तो सभी के पास आते हैं, आधे ज़्यादा शेख चिल्ली होते हैं वो, ठीक है। और जी मैं वो आइडिया पे काम करना शुरू करते हैं और धीरे 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 वो 2-3 साल निकल चुके थे, जब तक वो आइडिया आउटडेटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं जब मैं परफेक्ट होऊंगा तब लॉन्च करूंगा, परफेक्ट होऊंगा तब लॉन्च करूंगा। लेकिन उस बुक में ये चीज़ बहुत ब्यूटी, देखो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जो जितने भी काम हमने शुरू करे वो उसमें बहुत सारी गलतियां करी, बट एक गट फीलिंग थी, करते रहे और सीख लिया अपनी उन प्रॉब्लम से, ठीक है। तो क्या है कि जो परफेक्शन सिंड्रोम है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये चीज लोगों के अंदर नहीं हो चाहिए। यस, वेल्थ लव्स टाइम। भाई आप अपनी कोई वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस आप कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, क्रिप्टोज में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, तो जितना आप उसे टाइम देंगे उतना वो अच्छे से ग्रो करेगा। आज के टाइम में जिस क्या कहते हैं, दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, पुणे की बात करें, ये शहर कोड़ियों के भाव प्रॉपर्टीज मिलती थी, लेकिन जिन्होंने 20-25 साल होल्ड किया, आज वो 100 करोड़ प्लस की उनकी नेटवर्थ है, राइट। लेकिन जो बिजनेस है वो उसमें पैसा बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। भाई जहां पे आपने डिले किया, भाई डील क्लोज नहीं हो रही, चलो जी प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया चीजों को, कल बात करेंगे, परसों करेंगे। या बिजनेस के अंदर कोई आइडिया है जो आपको लगता है कि अबे मेरे को इनोवेट करना चाहिए, नहीं पहले मैं पूरी रिसर्च कर लूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊं। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, तो भगवान बन जाए। राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें कभी भी जो एक चीज मेरी लर्निंग रही है, अगर वो मैं इंप्रूव कर लेता
तो बहुत अच्छा होता, जल्दी हो जाता। लोगों को लॉन्च करना चाहिए, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। पर लोग उल्टा करते हैं कि लोग पहले इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं और फिर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। राइट राइट राइट। तो जितने भी बिजनेसेस बड़े बड़े बिलियनर्स आप देख लें, उनकी जो प्रोडक्ट था उसमें जो उन्होंने एमवीपी बनाया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कि सरल भाषा में वो प्रोडक्ट सारे दर्शकों के लिए बेसिकली एमवीपी वो प्रोडक्ट होता है जो इनिशियली आप अपने बिजनेस को लॉन्च करते वक्त एक बार बाहर लाते हैं, उसको टेस्ट फेस करते हैं, ठीक है, और वो कुछ और था और एक्चुअल आज जो वो काम कर रहे हो 90% कुछ और ही है वो। करेक्ट, राइट। तो अगर वो परफेक्शनिस्ट होते ना तो बाकी लोग जो नहीं है, जिनके बिजनेस उतना बड़े नहीं हो पाए, तो वहीं उसी लाइन में रहते वो भी। अगला सवाल मेरा इसी से ही है कि देखो क्या होता है ना, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उस समय ना हमारे कुछ डिसीजंस ना बहुत सारे रिजिड होते हैं, और बाद में वो वक्त ऐसा आ जाता है कि उन्हें चेंज करना, मतलब उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। ऐसे कुछ डिसीजंस थे जो आपने लिए और बाद में लगा नहीं अब तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, अब तो इसी राह पे चलना है, और काश मैं उन्हें पहले कर लिया होता वो चीज, तो शायद जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया तो 10x होती आज मेरी। तो वो ऐसी चीजें हैं कुछ ये पुराने बिजनेस को लेके है, जब बिल्कुल मार्केटिंग का बिजनेस, हाँ, एआई के अलावा जब आपके और भी जो बिजनेसेस रहे। हाँ जी। 16 साल की एज में जब मैंने मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया था, तब मैं ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स सेल करता था, और उसके बाद मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे भी काम किया, मैंने सेल किए। तो पर उस टाइम पे क्या हुआ कि जिस सर्कल में आप रहते हैं उस तरह की रूल्स रेगुलेशन और स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं, और उतना ही माइंडसेट काम करता है आपका, और उसी हिसाब से आप अपने गोल्स डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके सर्कल के हिसाब से ही आप सोचते हो। तो मैंने मेरी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दिए बगैर, मैंने जो हमारे आसपास के लोग हैं उतनी ही सोच में मैंने सोचा कि दिस इज माई ऑप्टिमम स्टेज, दैट्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ माई कैपेबिलिटी, आई एम डूइंग माई बेस्ट। बट जबकि यही चीज धीरे धीरे जब आदत बन गई तो वो रिजिडनेस आ गया कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, और मैं अच्छा ग्रो कर रहा हूँ, और हम एक आप कह लो कि वो मेंढक के कुएं की तरह बन जाता है कि हमें और कुछ समझ नहीं आता, कूप मंडूक। हाँ जी। यस, कि उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो अगर हम मेंढक के कुएं में नहीं रहना चाहते तो हमेशा ओपननेस माइंड का होना जरूरी है। कम से कम मेरे 10 साल बर्बाद हुए हैं इसमें, क्योंकि मेंढक के हर कुएं को लगता है कि मैं ओपन ही हूं, मुझे सब दिखाई दे ही रहा है, पर हर एक मेंढक के कुएं को उतना ही दिखाई देता है जितना वो कुएं के अंदर है। उसके लिए आपको छलांग लगा के एक व्यू लेना पड़ेगा, और इसके लिए एक मेंटोर चाहिए, कोच चाहिए, जो आपको सही गाइड करे, जिसके पास हेलीकॉप्टर व्यू हो। हेलीकॉप्टर व्यू वाले व्यक्ति की सुनोगे तो कुएं से दिखेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि इतना बड़ा समुंदर है और आप क्या कर रहे हो कुएं में। राइट। तो ऐसा कोई मेंटोर जो आपकी जिंदगी में आए जिन्होंने? मैं नहीं, बहुत मेंटोर्स है, बहुत कोच है, इवन मैं स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड हूँ, सो उस एंगल से भी मेरे बहुत मेंटोर्स है। सो पर होता क्या है कि हम मेंटोर सिलेक्ट करने में भी गलती करते हैं कभी कभी। आइडियल अलग होते हैं, मेंटोर अलग होते हैं। आपके मेंटोर ऐसे होने चाहिए जो आपके कम्युनिकेशन में रहे, ना कि आप सिर्फ उनको देख पाए। पर आप अगर बात ही नहीं कर पा रहे उनसे तो क्या फायदा है? तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जो एक्चुअली में आपको चाहिए होता है। राइट। तो आज विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, उनके कोच थे, मेंटोर थे। आज हर एक बड़े व्यक्ति के मेंटोर है, कोच है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम बड़ा करने लगते हैं, जब हम बड़ा बन जाते हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है और हमें लगता है मुझे किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही मेंटोर बन चुका हूँ कई लोगों का। बट ये बहुत बड़ा मिथ होता है हमारे अंदर, क्योंकि वो ईगो की वजह से आ जाता है, और जिसकी वजह से हम हमारा लर्निंग एटीट्यूड छोड़ देते हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा डाउनफॉल आना तय है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर होता क्या है कि हर व्यक्ति जो अपने बिजनेस में टॉप पे बैठा हुआ है, वो तो अपने समुंदर में डूबा हुआ है अपने हीरे मोती चुनने के लिए। पर समुंदर की मछली को यह समझना मुश्किल होगा
कि समुंदर कितना बड़ा है, क्योंकि उसके लिए उसको ऊपर आके व्यू लेके जाना पड़ेगा, और वो व्यू के लिए एक मेंटोर का हैंड होल्डिंग चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो एक थर्ड पर्सन ही होता है जो आपको सही गलत और आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसके पास व्यू है। राइट। सो सबसे पहली लर्निंग तो आपसे ये मिली, ये जो परफेक्शन सिंड्रोम, और दूसरा ये था कि जो रिजिडिटी वाला मेरा जो सवाल था उसमें आंसर यही था कि 10 साल तक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटोरशिप एंड ऑल, ठीक है, आप अपने यू वर थिंकिंग दैट यू वर डूइंग द बेस्ट बट यू हैड मच मोर पोटेंशियल देन व्हाट यू वर एक्चुअली डूइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटोर। एंड बहुत सारे लोग जो है वो अपने आइडियल कोई मेंटोर समझ लेते हैं और बस उनको देखते देखते ज़िंदगी वो कर देते हैं, जबकि उनसे कभी बात नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही, तो एक सही मेंटोर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो समय समय पे जब आप गिरने लगो तो आपको उठा और बोले नहीं तो सही बात पे चल। ठीक है, तो इसी से ही हम अपना तीसरा सवाल लेते हैं। तो देखिए, रिजिडिटी तो रही, राइट, लेकिन उसके अलावा जो बिजनेसेस आप पीछे छोड़ के एआई में घुसे, वो उन बिजनेसेस ने बहुत कुछ सिखाया होगा लाइफ में, जो कि आज आप उन गलतियों को नहीं दोहरा रहे होगे अपने एआई बेस्ड बिजनेस में। तो वो गलतियां कौन सी थी रिजिडिटी के अलावा जी, जो कि जिनसे हमारे दर्शकों को सीख लेनी चाहिए, ताकि वो जो है उन गलतियों को ना दोहराएं? क्योंकि देखिए, स्टार्टअप कल्चर है और ग्रेजुअली सारे के सारे एंटरप्रेन्योर जो है वो या तो एआई बेस्ड बिजनेसेस की तरफ रुझान कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस की तरफ रुझान कर रहे हैं। कुछ गलतियां आपने इस बिजनेस में भी करी होंगी, कुछ पुराने बिजनेस में भी करी होंगी। तो वो गलतियां कौन सी थी जो आप दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी ना दोहराएं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने 16 साल की उम्र में बिजनेस को शुरू किया था मार्केटिंग के, मैं जैन फैमिली से हूँ, तो बिजनेस ब्लड में है। जॉब की तरफ नहीं देखा था, जबकि घर में प्रॉब्लम्स थी बहुत। मेरे पेरेंट्स ने 18 टाइम्स रेंट के मकान चेंज करे हैं। उस टाइम पे मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनको सर में चोट लगी थी और वो लाइफ टाइम उनकी दवाई चल रही थी और अभी भी चल रही है। सो एक्सीडेंट हुआ था कुछ? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। वो गिर गए थे लोकल ट्रेन से। ओह माय गॉड। तो दिक्कत थी, ऑब्वियसली मैं 16 साल का था, और मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट बना लाइफ चेंज करने को लेके। बिकॉज प्रॉब्लम्स जब आती है, और जब मैं आईसीयू के बाहर बैठा था और मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था मुंबई के, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पे। बिल पे करने के पैसे नहीं थे। ऑब्वियसली उस टाइम पे सभी लोग, कौन हेल्प कर रहा है आपको, कौन नहीं कर रहा है, वो समझ में आ जाता है आपको। एंड जब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है तो ऑटोमेटिकली आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नाउ लेट्स, अब अपने पैर पे खड़े होने का टाइम आ गया। सो 16 साल की उम्र में इसलिए मुझे बिजनेस शुरू करना पड़ा। एंड मैंने किया पढ़ाई के साथ, और उसमें भी मुझे तुरंत सक्सेस नहीं मिली। कम से कम मेरा जो प्रोडक्ट था उसको सेल करने के लिए मैंने 100 लोगों को मैंने अप्रोच किया 1 महीने में, और एक ने भी हाँ नहीं बोला, एक ने भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो जब आप 1 महीने में 100 लोगों को अप्रोच करते हैं, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, मैं ये बात कर रहा हूँ 2006-2007 की। तब बेसिकली टेलीकॉलिंग या फिजिकली मिलने से। तो वो स्ट्रेंजर इनविटेशन थी, कि स्ट्रेंजर आप इनविटेशन करके। तो क्या प्रोडक्ट था आप उस समय? कंप्यूटर कोर्स। अच्छा, लाइक मैं कंप्यूटर कोर्स सेल कर रहा था, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेस। अच्छा, तो उस टाइम पे सबने मना कर दिया। जब 1 महीने में 100 लोग आपको मना कर दे, तो आपका कहीं ना कहीं मोरल डाउन आता है, डिमोटिवेशन आता है, और वो नेचुरली मेरे अंदर भी था, मेरे को भी डिमोटिवेशन आया। बट मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार 100 ही लोगों ने तो मना किया है, पॉपुलेशन तो 100 करोड़ के ऊपर है, बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूँ? कम से कम 1000 लोग मना करे तब तो कुछ समझ में आया कि कुछ कर रहा हूँ मैं। तो वो मोटिवेशन दोबारा रीबिल्ड किया और अप्रोच किया दोबारा। तो 109 वाले पीपल ने उस प्रोडक्ट को खरीदा।
तो 108 की पूरी माला जपनी पड़ी मुझे अपना पहला सेल निकालने के लिए। पर वो तरीका था ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। मैं क्या कर रहा था, ट्रेडिशनल वे का मार्केटिंग कर रहा था, जो कि आज भी लोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे रिफरल मार्केटिंग हो गई, या फिर आप पैम्पलेट बांट रहे हो, या आप होर्डिंग्स लगा रहे हो, या पेपर में कटआउट दे रहे हो। ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं। पर आज बहुत बदल गया है। 2026 में आप देखोगे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, और अभी लेटेस्ट है AI मार्केटिंग। तो कई लोग आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं जहाँ पे मैं फंसा हुआ था, कि वो अपने मार्केटिंग के तरीकों को ही चेंज नहीं करना चाहते। आज अगर मैं आपको कहूँ कि 25 लाख रुपए अगर आपके पास है, तो आप पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। पर वही 25 लाख रुपए अगर आप AI मार्केटिंग पे स्पेंड करें, तो आप पूरा हिंदुस्तान हिला सकते हैं। बिल्कुल। इस लेवल की पोटेंशियल है अगर आप बस अपना तरीका चेंज करते हैं और थोड़ा सा आप लिक्विड फॉर्म में अपनी लीडरशिप को प्रदर्शित करते हैं। जब आप एक सॉलिड फॉर्म में लीडरशिप में रहते हैं तो वो पोजिशनल पावर दर्शाता है, पर जब पर्सनल पावर की बात आती है तो वहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, एडजस्टमेंट रहती है। वाटर की तरह हम एडजस्ट करते हैं ट्रेंड के हिसाब से, तो हम कभी पीछे नहीं रहते और हम हमारे कॉम्पिटिशन से हमेशा आगे रहते हैं। तो ये गलती की वजह से मैंने 3 साल स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं गलत वे से मार्केटिंग कर रहा था, गलत वे से अप्रोच कर रहा था, और वहाँ पे एटीट्यूड नहीं था। और हम जब कहते हैं कि बिजनेस कर रहे हो तो एटीट्यूड के बगैर बिजनेस होगा ही नहीं। यू मस्ट हैव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस अबाउट योर प्रोडक्ट, और वो जब नहीं है, मिसिंग है। खुद में ही नहीं है कॉन्फिडेंस, तो दूसरे को क्या कॉन्फिडेंस होगा आपके Yes. ऊपर? क्योंकि यू आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग योरसेल्फ। Yes. हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें गलतियों से ही सीखी जाती है। और मैं 16 साल का था, ठीक है, उस टाइम पे ये करना जरूरी भी है। बिल्कुल। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें रही? देखो 16 साल की एज वैसे भी बहुत टेंडर होती है। उस समय तक तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम काम शुरू करेंगे जो, और ये सुन के बड़ा दुख लगा जो आपने अपनी स्टोरी शेयर करी। और उसके अलावा और क्या चीज़ें थीं? जैसे मार्केटिंग में आप गलत चले गए, उसके अलावा और कौन सी गलतियां थीं आपके करंट बिजनेसेस में, या जो पहले आपने करा, जो कि हमारे दर्शकों को सीखना चाहिए जिनसे, वो बताएंगे? सही नीश चूज नहीं किया। अच्छा, नीश को थोड़ी सरल भाषा में सबके लिए बता दीजिए एक बार। हाँ जी। कोई भी बिजनेस हम करते हैं, जब हमारा बिजनेस सबके लिए है, इसका मतलब किसी के लिए नहीं है। आपकी एक टारगेट ऑडियंस होनी जरूरी है पहले एंट्री पॉइंट के लिए। नीश का मतलब सिंपल ये है कि जब भी आप अपना कोई भी बिजनेस ऑनलाइन लॉन्च करते हैं, तो आपका एक ही एंट्री पॉइंट होना चाहिए। जैसे आपके घर में आप अगर मुझे इनवाइट करते हैं, तो आपका एंट्री पॉइंट एक ही है ना, घर में घुसने का मोस्टली एक ही होता है। पर एक बार मैं उस दरवाजे से अंदर आ गया, उसके बाद आप मुझे किसी भी रूम में लेके जा सकते हो। पर अगर आप फ्रंट में ही 3-4 दरवाजे रखेंगे एंट्री पॉइंट के लिए, तो सामने वाली ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी कि आप कर क्या रहे। MBBS डॉक्टर ओपन डॉक्टर है सबके लिए, पर MD एक स्पेशलिस्ट होता है। तो वो नीश वैसे होता है कि आपका एक टारगेट ऑडियंस फिक्स है, आपका एक प्रोडक्ट फिक्स है जो एंट्री पॉइंट का प्रोडक्ट हो, तो वो प्रोडक्ट आपके ऑडियंस से कनेक्ट करता है, राइट। वहां पे बिजनेस खड़ा होता है और वो लोग खुद ही लेने आते हैं। तो राइट प्रोडक्ट राइट ऑडियंस से कनेक्ट करने के मैकेनिज्म को ही AI मार्केटिंग और AI फनल बोलता है। तो ये मैंने सही टाइम पे नहीं किया। मैंने स्टार्ट किया रियल इस्टेट पे। मैंने रियल इस्टेट के इवेंट्स करे कुछ लोगों के साथ कोलैब करके। तो अब रियल इस्टेट के लोगों को टेक्निकल नॉलेज उतना नहीं होता, वो अपने बिजनेस में एक्सपर्ट है, राइट। तो वहां पे जब हम अपना सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, AI मार्केटिंग का पूरा इकोसिस्टम, तो व्हाट दे वांट कि नहीं आप ही करके दे दो, हमें कुछ सीखना नहीं है, हमें कुछ यूज नहीं करना है, आप करके दे दो, बात खत्म। बट ये आप कब की बात कर रहे हैं? ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि उसमें सक्सेस नहीं मिली, सक्सेस मिली, पर उसमें सर्विस ज़्यादा गई, टाइम ज़्यादा गया। इनकम तो हुई, हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट करे, सारा स्टार में इवेंट किया, दिल्ली में इवेंट किया, इरोस में, और बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी के इवेंट करे। अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे वो पड़ा हुआ है, और मुझे बहुत अच्छे रेवेन्यू भी जनरेट हुए, बहुत अच्छी कम्युनिटी बनी। पर जितना टाइम हमारा गया उनको सर्व करने के लिए, बिकॉज दे वर नॉट द टेक्निकल बैकग्राउंड पीपल, और सर्विस
तो आपने ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को अप्रोच किया था जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज? डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, अच्छा। यस, डेवलपर्स एंड एजेंट्स ऑल्सो। तो हमने ऑनलाइन इवेंट, मतलब ऑनलाइन फनल बना के हमने कैंपेन किया था, एंड देन ऑफलाइन। आपको लगा शायद डीप पॉकेट्स होती हैं बिल्डर्स की? Yes. तो अच्छा, मेरे ख्याल से, क्योंकि हम खुद भी रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने नीश सही नहीं चुना था। रीजन बीइंग कि अब ट्रेडिशनल रियल एस्टेट के अलावा मॉडर्न रियल एस्टेट भी इज आ चुकी है, जिसके अंदर लोग फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, रीट्स सेल कर रहे हैं, और कोवर्किंग स्पेसेस, को लिविंग स्पेसेस सेल कर रहे हैं। वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज के बिना बंदा एंटर ही नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट। सो ट्रेडिशनल डेवलपर्स और आपने जो ट्रेडिशनल एजेंट्स हैं जो देसी तरीके से बस अपनी बिल्डिंग बना दी हो जी बेच रहे हैं, है ना, तो वो उनको करा, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो लोग तो भाई उतना काफी रिजिड होते हैं अपने अप्रोच में। वो भी इसमें मैं सही तब होता जब मेरी सर्विस एजेंसी होती। राइट। पर मेरी तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूँ, पर मुझे सर्विस देनी पड़ी। राइट, दैट्स द प्रॉब्लम। राइट। देखिए, एक और स्टार्टअप से हमारी एक इंटरेक्शन हुई थी। उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर एआई का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जिसके अंदर वो पूरे के पूरा वर्चुअल टूर देते थे, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी पे। तो सबसे पहले तो उन्होंने सीधा रियल एस्टेट में सारे डेवलपर्स को कांटेक्ट किया, किसी ने घास का तिनका भी नहीं डाला उन्हें। 3 साल तक स्टार्टअप बैठा रहा। आज पिछले 6 महीने तक उन्हें सक्सेस इसलिए मिल रही है क्योंकि वो कोवर्किंग स्पेसेस, को लिविंग स्पेसेस, इनको अपने स्पेशल एआई की सर्विसेज दे रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। बट आप सही कह रहे हैं, आपने जो सेगमेंट है वो तो ठीक चुना था, लेकिन वो देखिए, हर कोई रियल एस्टेट से इसलिए शुरू करता है क्योंकि ना टिकट साइज ज़्यादा होती है, डीप पॉकेट्स होती हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एड बजट रियल एस्टेट कंपनीज का ही होता है, राइट। और पेन पॉइंट भी है वहाँ, पेन पॉइंट भी है वहाँ पे, राइट राइट। बट हाँ, नीश आपने थोड़ा गलत चुन लिया, बिल्कुल। उसके अलावा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको लगता है कि आपको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी? जब भी आप पार्टनर चुनते हैं अपने बिजनेस में, तो उनका कितना इन्फ्लुएंस है उसको देख के नहीं चुनना चाहिए। जब भी हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो कंपनी में एक्चुअली में पार्टनर का रोल क्या होगा, कंपनी के विजन को लेके उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। बिकॉज जब भी हम कंपनी बनाते हैं और फिर हम फंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, तो हमारा फोकस सिर्फ फंडिंग पे होता है कि मुझे कहीं से भी फंडिंग आ जाए, भले वो पार्टनर कोई भी हो, भले वो साइलेंट पार्टनर हो या वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। पर यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आपके विज़न से वो अलाइन नहीं हो पाता, और जब आपके विज़न से अलाइन नहीं हो पाता तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जब स्पीड स्लो हो गई आप हाई डिमोटिवेशन में जाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा आपके काम में, और आपको मज़ा ही नहीं आएगा। और जब आपको काम में मज़ा ही नहीं आ रहा तो पैसा पीछे रह जाता है थोड़ा सा वहाँ पे। तो चूज राइट पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू योर विजन, नॉट अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस और द मनी। राइट। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने भी ये वाली गलती करी थी, और उससे मैं बिल्कुल, इसमें मैं आपको 1000% मैं आपके साथ हूं, क्योंकि ये कॉमन गलतियां हमारे साथ भी हो चुकी हैं कि जब हमने अपनी पहली टेक्नोलॉजी कंपनी खोली और हम लोग जो है, मेरे को किसी ने ये सलाह दी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, कि तुम जो है IITians को ऑन बोर्ड लाओ, राइट। क्योंकि इंडिया में IITian का मतलब भाई समझदार ही होता है ना? और हाँ, और जबकि उसमें से 5 से 7% समझदार होते हैं और बाकी सारे जॉब ओरिएंटेड होते हैं, और उनके पास एक प्लान भी हमेशा होता है। बिजनेस चल गया तो बहुत बढ़िया, फंडिंग मिल गई तो बहुत बड़ी, नहीं तो जॉब तो है ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे IITians ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी ऐसे होते हैं। तो हम भी अपनी कंपनी के अंदर 3 IITians लेके आए जो प्लान बी के साथ चल रहे थे। देखिए, जब धंधा करो ना, तो अपनी डिग्रियां ना लिटरली वर्चुअली फाड़ के करो, कि भाई यहां पे प्लान भी नहीं है कि धंधा नहीं तो जॉब से ही। वो बंदा कभी धंधा नहीं कर सकता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, राइट। यस। सो वो सारे प्लान बी वाले थे, राइट। और उस प्रोजेक्ट का पूरा रोड मैप ऐसा था
कि 1 साल के अंदर प्रोडक्ट पूरा बना के वी वर बिकमिंग अ सब्सिडरी ऑफ अ वेरी बिग एडटेक कंपनी विच आई कैन नॉट नेम हियर, बट दे मेस्ड इट अप लाइक एनीथिंग एंड आई हैड टू क्लोज दैट स्टार्टअप बिकॉज द विजन वॉज नॉट अलाइंड. Because I thought that IITians would have an influence, like you said, and we started it up. And we messed it up because of. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. हाँ जी. और कोई चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने बिजनेस में इसके अलावा, जो कि आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉलेज बेस्ड सेशन ही है जिसके अंदर बिजनेस की गलतियां हम बता रहे हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए. एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है वहाँ पे ऑलरेडी हम AI स्टार्टअप शुरू करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ पे, जो हमने भी करी थी, वी नीड टू फॉलो द क्रॉस फार्मूला फॉर आवर बिजनेस व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. थोड़ा सरल भाषा में क्रॉस फार्मूला आप समझें. हाँ, तो ये क्रॉस फार्मूला क्या होता है? दिस इज द वाइडर रेंज ऑफ योर बिजनेस एंड दिस इज द डीपर, राइट? तो स्टार्टिंग में जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको वाइडर नहीं जाना चाहिए. एक चीज पे फोकस करें. एक चीज पे फोकस करके आप पहले डीप जाइए, अपना रूट बनाइए एंड उसमें स्केल करें, एंड देन धीरे धीरे अपने वाइडर रेंज को डेवलप करें. जैसे पहले मेरी एक कंपनी थी, मैंने उस पर काम किया Umiri.ai पे, उसको डीप रूटेड किया, उसमें प्रॉफिट लेके आए, फिर डाइवर्सिफाई करा आपने. फिर हमने और भी मल्टीपल कंपनियां लॉन्च करी एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करे. जो पहली कंपनी थी, क्या नाम आपने बताया था? Umiri.ai. Umiri.ai, जो कि आप कह रहे थे कि इट इज एन एग्रीगेटर फॉर ऑल द AI मार्केटिंग इकोसिस्टम. AI मार्केटिंग इकोसिस्टम है. राइट राइट. सो बहुत बढ़िया ये लेसन. भाई सीधी सी बात है कि व्हेन वी ट्राई टू डू एवरीथिंग वी लैंड अप डूइंग नथिंग, राइट, इन शॉर्ट. अब हमारी इस पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जो कि लास्ट में हम सभी से पूछते हैं, आज आपके सामने खड़ा हुआ है पुराना वर्जन ऑफ गौतम, राइट, जो 16 इयर्स में जिन्होंने इतना सब कुछ देखा और ग्रेजुअली समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ. तो आप उस गौतम को आज क्या सलाह देंगे? अच्छा सवाल है. जो नहीं हो सकता वही तो करना है, और उस गौतम को मैं ये सलाह दूंगा कि फिक्स माइंडसेट के साथ कभी काम नहीं करना है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही करना है. और चीज़ें जिस तरह से अपडेट होती है उस तरह से अपडेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू वांट टू डबल योर इनकम देन यू हैव टू ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ लर्निंग. राइट. और कुछ? देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट राइट, क्योंकि हम जब खुद को इवॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि आपने बोला कि कूप मंडूक नहीं बनना. हाँ बिल्कुल. कि वो रिजिडनेस और वो फिक्स माइंडसेट नहीं चाहिए. Right. ओपननेस चाहिए. ओपननेस टू लर्न एनीथिंग, टू लिसन एवरीवन, टू हैव द एक्सेप्टेंस अराउंड वट एवर यू सी. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका फर्स्ट स्टेप है उसको सॉल्व करने का. एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज. आई वुड से आई फॉलो कार फार्मूला राइट नाउ. मैं हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कार फार्मूला यूज करता हूँ. थोड़ा सा बताएंगे अपने इस कार फार्मूला के बारे में? कार फार्मूला क्या कहता है? वेयर C स्टैंड्स फॉर चेंज व्हाट यू कैन चेंज. पर इस दुनिया में सब चीजें चेंज भी नहीं हो सकती. जैसे अगर डॉक्टर ने बोल दिया है आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कि किसी को भी कि 3 महीना या 6 महीना बाकी है, आप सेवा करिए इनकी, तो वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती. कुछ बीमारियां आ गई, वो शायद नहीं हमारे कंट्रोल में है. तो अगर ऐसा कुछ होता है जो चेंज नहीं हो सकता तो क्या करें? फॉलो द A. एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज इमीडिएटली. डोंट रिजेक्ट द सिचुएशन. ठीक है, डॉक्टर ने बोला है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा. कोविड हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमें एक्सेप्ट करना पड़ा. वॉर भी अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ा. तो एक्सेप्ट सिचुएशन एज इट इज,
पर प्रॉब्लम ये है कि हम हर सिचुएशन को एक्सेप्ट भी तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? जैसे एक कपल ने मैरिज कर ली और वाइफ को पता चलता है कुछ टाइम बाद कि मेरा हस्बैंड तो गे है। वो लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकती उस मैरिज को, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेंगे? फॉलो द नेक्स्ट आर, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव करना जरूरी है इमीडिएटली। उसको आप झेलो मत, कोई जरूरत नहीं है उसकी। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हम हर जगह से अपने आप को रिमूव भी तो नहीं कर सकते। तो व्हाट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, व्हाट इज अ फाइनल सॉल्यूशन? जैसे कई लोग जॉब कर रहे हैं, उनका बॉस जो है वो टॉक्सिक है, रोज गालियां दे रहा है, पर मजबूरी में जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि ईएमआईज है, बच्चों के स्कूल की फीस है, और आज जॉब से तो लोगों को निकाला जा रहा है, तो ऑप्शन नहीं है। तो वो वहां से रिमूव नहीं कर पा रहा अपने आप को उस जॉब से। तो व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन? दैट इज नेक्स्ट फाइनल आर। कार मीन्स CARR। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कार। सो मैं कोविड के पहले सिंगापुर में था और वहाँ पे हम चंगी एयरपोर्ट पे थे, और उसके एक दिन पहले जब मरीना बे सैंड में हम रुके थे, मेरी पूरी कम्युनिटी थी, हमारी टीम थी पूरी, तो मरीना बे सैंड होटल के सामने ही सेंटोसा है, सेंटोसा का स्टैचू है, वहाँ पे सब लोग फ़ोटो खींचते हैं सिंगापुर में। तो मुझे उस सेंटोसा के स्टैचू पे फ़ोटो खींचने के लिए पूरी मरीना बे सैंड होटल को आगे से निकल के पीछे से घूम के ऐसे बाईपास करके जाना पड़ा। तो वो मेरे लिए हर्डल था। पर जब हम नेक्स्ट डे चंगी एयरपोर्ट पे थे और हमने फ़्लाइट ली, और जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करी, वो मरीना बे सैंड होटल इतनी छोटी थी हमारे सामने। द नेक्स्ट आर इज राइज अबव फ्रॉम ऑल सिचुएशन। दैट्स द परमानेंट सॉल्यूशन। बिकॉज हम बहुत छोटे हैं, हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। अगर हम स्पेस से देखते हैं क्या है दुनिया और हम कौन है, हमारी तो कोई है ही नहीं कुछ, तो हम अपने प्रॉब्लम को एक्चुअली में बहुत बड़ा बना के रखते हैं पहाड़ की तरह, बट वो होती नहीं है। और हम अगर ये सोच ले कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर मैं इतना बड़ा बना लूँ अपने आप को कि सारी प्रॉब्लम ही छोटी लगने लगे, तो आपको वो इफेक्ट नहीं करेगी। राइट। मैं इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा यस कि 90% of our problems, are 10% of what they are and 90% of how we think they are. करेक्ट। It is all there in the mind. भाई देखो, हमारे को ना जब कोई प्रॉब्लम आती है, हम इतना पैनिक हो जाते हैं, अपना माइंड ब्लॉक कर देते हैं चीज़ों को। जैसे कि आपने वो कार फॉर्मूला बताया, अपने आप को हटाना नहीं चाहते, चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं जानते, एंड वी गेट इनटू दैट डिप्रेशन मोड। 80% डिप्रेशन इसलिए तो होती है लोगों को, बट जब हम शांति से बैठते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो उस समय हंसी आती है खुद पे। ये तो कुछ था ही नहीं। ये सबके लिए, सबके साथ होता है ये। राइट। सो भाई बहुत सारे लोग इन चीजों से नहीं निकल पाते, कुछ निकल जाते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करके आगे बढ़ते, तभी तो आगे बढ़ते हैं दुनिया में। तो आज की पॉडकास्ट गौतम जी बहुत बढ़िया रही, आपकी लाइफ की जर्नी, जो कि आपके हिसाब से इनिशियली जो आपने बताया उसके हिसाब से काफ़ी स्मूथ रही, लेकिन उतनी भी नहीं रही, और बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों को इसमें से। जो आपका कार फॉर्मूला और रिजिडिटी के बारे में आपने बात करी, पार्टनर्स को कैसे चूज करे वो सब बात करी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम हर कोई एंटरप्रेन्योर ये फेस करता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। राइट। और आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करा। थैंक यू सो मच गौतम जी हमारे इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए, और सारे के सारे दर्शकों को भी धन्यवाद। और आई होप कि गौतम जी की इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरीके की पॉडकास्ट लाते रहेंगे और आप सब लोगों को औरों की गलतियों से भी सिखाते रहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिजनेस में पहले खुद गलती करो फिर सीखो। 90% टाइम तो और लोगों से भी सीखने से ज्यादा बढ़िया होता है, ताकि हम ना करें और हमारी जर्नी स्मूथ रहे बिजनेस में। अगली पॉडकास्ट तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच सनी जी फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।